अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम तलबा का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है और हम रोज़ बरोज़ नए वीडियोस के साथ आपके साथ मुलाकात करते रहते हैं। आज हम जमात 8वीं मज़मून जोग्राफिया सबक नंबर 7 आबादी इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, अभी आपके सामने ये स्कूल का रोज़ाना का हाज़िरी का एक तख्ता है। ये स्कूल में 6ठी से 8वीं जमात के तलबा की तादाद, उसमें कितने बच्चे हाजिर थे, कितने गैर हाजिर थे, ये तमाम मालूमात दी गई हैं। आइए हमको इसका मुतालिया करना है, तलाश करना है कि इसमें आपकी क्लास कौन सी है और आपकी क्लास में कितने तलबा हैं। तो सबसे पहले हमको ये सवाल दिया गया है यहाँ पर कि इसमें आपकी क्लास कौन सी है और आपकी क्लास में कितने तलबा हैं। यहाँ हम लोग 8 क्लास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 8 क्लास में 53 तलबा हैं, जिसमें 19 लड़के हैं और 34 लड़कियां हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, इनमें से लड़के और लड़कियों की तादाद कितनी है। जैसा हमने बताया 19 लड़के हैं और 34 लड़कियां हैं। कितने लोग गैर हाजिर हैं, यानी कितने बच्चे गैर हाजिर हैं। क्लास में 53 में से 6 बच्चे गैर हाजिर हैं। आपकी स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी अगर हम जमा करेंगे तो ये हमारी तादाद आ जाएगी। ये हमारी तादाद है 153 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की तादाद कितनी है। अब इसमें अगर हम टोटल पूरे स्कूल में अगर बॉयज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉयज़ यानी लड़के 59 यानी 59 लड़के हैं, और लड़कियों की बात अगर करेंगे तो पूरे स्कूल में 94 यानी 94 लड़कियां हैं। किस जमात में तलबा की तादाद सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर जदवल का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे 60 यानी 7th स्टैंडर्ड में 60 तलबा हैं। किस जमात में गैर हाजिर सबसे ज़्यादा है। अगर हम ये टेबल का मुतालिया करेंगे तो सबसे ज़्यादा गैर हाजिरी हमको 7वीं क्लास में ही नज़र आ रही है। यहाँ पर 7 बच्चे गैर हाजिर हैं। किस जमात में गैर हाजिरी सबसे ज़्यादा है। हाँ, तो बच्चों हम इस मिसाल के ज़रिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है। इसी तरीके से हम किसी गांव, तालुक़ा, ज़िला, रियासत, मुल्क और दुनिया की आबादी के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन मालूमात को हासिल करते वक्त हमें चंद अहम बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे जब हम इसकी काउंट कर रहे हैं, यानी इनको जब गिन रहे हैं, इनके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, उसमें हमें उम्र का ख़याल, उसके साथ साथ मर्द और ख़वातीन यानी जिन्स, और साथ साथ इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों की तादाद के बारे में भी गौर करना पड़ता है, जिसे ख़वानदगी कहते हैं। अब ये मालूमात जब हम जमा करते हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए कई अवामिल फ़ायदेमंद होते हैं, जिनमें एक है आबादी। किसी भी इलाके की आबादी का मुतालिया करते वक्त चंद अहम बातों का मुतालिया किया जाता है। इनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें तय की जाती हैं। इनमें अहम है आबादी का इजाफ़ा, आबादी का गुंजानपन, आबादी की तकसीम और आबादी की साख। बताइए तो भला बच्चों, इस जदवल का गौर से मुतालिया कीजिए। इसमें 2 शहर का मवाजना दिया गया है, शहर अलीफ और शहर बे। 2016 की आबादी के लिहाज से इस जदवल को बनाया गया है, जिसमें
पैदा होने वाले बच्चों की तादाद, मरने वाले लोगों की तादाद, बाहर से आने वाले लोगों की तादाद और बाहर जाने वाले लोगों की तादाद, और कुल आबादी 2017 की कितनी है वो यहाँ पे पूछा गया है। और इसके साथ साथ चंद सवालात भी दिए हुए हैं। आइए इन सवालात के जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, किस शहर में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है? देखिए जदवल का मुताला कीजिए। शहर अलीफ और शहर बे में कहाँ पर नज़र आएगा आपको? जी हाँ, बे शहर में पैदा होने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है। दूसरा सवाल है, किस शहर में मरने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, यानी कितने लोग मरे कौन से शहर में? तो दूसरे इसमें जदवल को देखिए, मरने वालों में शहर बे में मरने वालों की तादाद भी ज़्यादा है। उसके बाद अगला सवाल है, बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले लोगों की तादाद के लिहाज से बाहर से आने वालों की तादाद किस शहर में ज़्यादा है? देखिए मुताला कीजिए, गौर कीजिए टेबल की तरफ, जदवल की तरफ। यहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा कि जो बाहर से आने वाले हैं, बाहर से आने वाले मतलब दूसरे शहर से आने वाले, बाहर जाने वाले लोगों की तादाद का, यानी आपस में जब इनका जो नक्ल मकानी जिसको बोलते हैं वो शहर अलीफ में हमको ज़्यादा नज़र आता है। अगला सवाल है, दोनों शहरों में 2017 तक की आबादी का शुमार कीजिए। अब हमको क्या करना है, 2017 में इसमें आबादी कितनी रहेंगी? तो देखिए शहर अलीफ में 2017 में आबादी इनकी हम अगर जमा करें तो ये होता है 1,21,500, और शहर बे में 2017 में आबादी रहेगी 1,21,550। तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए एक साल के अंदर किस शहर की आबादी में ज़्यादा इजाफा हुआ, यह है हमारा अगला सवाल। वापस से देखिए जदवल की तरफ। तमाम नुकात को जब हम मद्देनज़र रखते हैं, नज़र डालते हैं, तो हमको ये मालूम होता है कि शहर अलीफ की आबादी में इजाफा हुआ है। अगला सवाल है, कुल पैदा होने वाले बच्चों की तादाद दी हुई है, बताइए ये तादाद फ़ी हज़ार में कितनी होगी, इसे क्या कहते हैं? हज़ार में मालूम करना है हमको, तो कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए बच्चों हमारे पास एक ज़ाब्ता है जो कि हम लोग जब सबक पढ़ेंगे उसके अंदर मालूम होगा। यहाँ पे हम आपको जवाब बताते हैं उसका कि कुल पैदा होने वाले बच्चों की तादाद दी हुई जदवल में है, ये तादाद फ़ी हज़ार आबादी में 20 होगी, 20% होगी। इसे शराह पैदाइश भी कहते हैं। और आखिरी सवाल है हमारा, मरने वालों की तादाद फ़ी हज़ार कितनी होगी, इसे क्या कहते हैं? मरने वालों की तादाद जदवल में देखिए, मरने वालों की तादाद फ़ी हज़ार में यानी 1,000 में से 25 होगी, यानी 25%, 1,000 में से 25 लोग, इसे शराह अमवात कहते हैं। तो हमने इस जदवल का मुतालिया किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग्राफियाई वजाहत, आबादी में इजाफा। दर्ज बाला सरगर्मी से ये समझ में आता है कि इलाके की आबादी में मुसलसल तब्दीली होती रहती है। किसी वक्त आबादी में इजाफा होता है तो किसी वक्त आबादी में कमी वाक़ होती है। आबादी में इस कमी व इजाफे का ताल्लुक़ दर्ज झैल अवामिल से हासिल होता है, जिसमें ख़ास तौर पर शरह पैदाइश, शरह अमवात, औसत अरसे हयात, नक़ल मकानी यानी हिजरत वग़ैरह शामिल हैं। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। शरह पैदाइश क्या होती है? एक साल में 1,000 आबादी में जन्म लेने वाले ज़िंदा बच्चों की तादाद शरह पैदाइश को ज़ाहिर करती है। साल भर में पैदा होने वाले बच्चे 1,000 में से कितने बच्चे। दूसरा है शरह अमवात, एक साल के दौरान 1,000 की आबादी में होने वाले कुल अमवात शरह मौत को ज़ाहिर करती है। 1,000 में से कितने लोग मौत का शिकार हुए, इसको ज़ाहिर करने वाली जो शरह होती है इसको शरह अमवात कहते हैं। बच्चों अगला है शरह अमवात के बाद
औसत अरसे हयात। किसी इलाक़े में किसी फ़र्द की पैदाइश के वक्त इसका मुतवक्का औसत अरसे हयात उसका औसत अरसे हयात कहलाता है। और आखिरी है नकल मकानी। फ़र्द या अफराद का गुरोह का एक जगह से दूसरी जगह जाना या दूसरी जगह से आना। किसी इलाक़े में बाहर से आकर बसने वाले फ़र्द की हिजरत अंदरूनी हिजरत कहलाती है, जबकि एक इलाक़े से किसी दूसरे इलाक़े में फ़र्द के जाके बसने को बैरूनी हिजरत कहते हैं। मंदरजा वाला तमाम अवामिल का असर आबादी के इजाफे पर पड़ता है। शराय पैदाइश और शराय अमवात का फ़र्क मोटे तौर पर आबादी के कुदरती लिहाज से होने वाली तब्दीलियों का सबब बनता है। इस तरह फ़र्द या अफराद के गिरोह की हिजरत करने की वजह से किसी इलाक़े की आबादी में मुसलसिल तब्दीली होती रहती है। आबादी में लामहदूद इजाफे की वजह से इलाक़े के वसाइल पर तनाव पड़ता है। यानी अगर आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसके ऊपर तनाव पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मसला आता है रहने का, ज़मीन का मसला आता है। जैसे हमने पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं ज़मीन का जो इतलाक़ था उसमें। तो यहाँ पे जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं इसके ऊपर क्या पड़ने लगता है, तनाव पड़ने लगता है। और उसके बरखिलाफ़ यानी अगर उसके अपोज़िट में हम देखेंगे कि अगर आबादी में इजाफ़ा काबू में हो तो वसाइल की दस्तयाबी का तनासुब ठीक रहता है। आबादी मुनासिब मिक़दार में है, तमाम वसाइल हैं, जैसा अभी हमने बताया ज़मीन के बारे में। उसके बाद ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए जो अहम चीज़ होती है वो है पानी। ये पानी की दस्तयाबी भी हो जाती है। और अगर आबादी का तनासुब बढ़ जाए और वहाँ पर पानी की दस्तयाबी ना हो तो ऐसे में क्या होता है, तकलीफ़ उठानी पड़ती है सबको। आबादी का काबू में रहना ही किसी इलाक़े की तरक्की का इशारिया होता है। किसी भी इलाक़े या किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी आबादी। अगर आबादी काबू में रहेगी तो मुल्क जो है तरक्की करते रहेंगे। आज ऐसे दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर कि आबादी कम है, इसलिए उनकी जो है माशी हालत बहुत अच्छी है और वो तरक्की करते रहते। अमल कीजिए। चौली के तकरीबन 100 दाने लीजिए। ये दाने पहले 30 ज़रब 30 सम के मुरब्बा में फैला दीजिए। यानी हमको एक मुरब्बा बनाना है जिसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 30 हो। जैसा मुरब्बे की जो पैमाइश होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई मसावी होती है। हमने मुरब्बा बनाया और उसके अंदर चौली के इन दानों को फैला दिया। अब मज़ीद 100 दाने 15 और 15 सम मुरब्बा बनाएंगे और उसके अंदर रखेंगे। दाने फैलाते वक्त इस बात का बतौर ख़याल रखिए कि दाने एक दूसरे पर ना आए, यानी एक के ऊपर एक ना आए, बल्कि उनकी एक अलग अलग जगह होनी चाहिए जैसे इस शक्ल में बताया गया है। क्या ज़ाहिर होगा, क्या पता चलेगा आपको कि जो मुरब्बा बड़ा है, जैसे 30 ज़रब 30 सम का जो मुरब्बा है, जो 30 सम वाला मुरब्बा है, उसमें क्या होगा, ये दाने आसानी से हम जमा सकते हैं, खुला खुला रहेगा, कुशादा रहेगा। और जब हम उसको छोटा करेंगे, यानी उसको जब 15 सम का बनाएंगे मुरब्बा, तो उसके अंदर ये दाने जो है आपस में बहुत चिपके हुए एक दूसरे से मुत्तसल नज़र आएंगे। अब हमको इसके ताल्लुक़ से चंद सवालात दिए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। किसी मुरब्बे में दाने आसानी से बिखरे जा सकते हैं। जैसा हमने बताया कि जो बड़ा मुरब्बा है 30 सम वाला, उसके अंदर हम आसानी से दानों को बिखेर सकते हैं। दूसरा सवाल है, किस मुरब्बे में चौली के दाने घने तौर पर बिखरे हुए हैं? जो छोटा मुरब्बा है जिसकी लंबाई 15 सम है, उसमें चौली के दाने घने तौर पर बिखरे हुए नज़र आते हैं। अगला सवाल है, चौली के दानों की तकसीम और इलाके की आबादी के तकसीम का कोई रिश्ता जोड़ा जा सकता है? जी हाँ, जोड़ा जा सकता है। देखिए बच्चों, दोनों जब हम मुतालिया करेंगे मुरब्बों का, तो जो मुरब्बा बड़ा है 30 सम वाला, वहाँ पर चौली के जो दाने हैं वो आसानी से हमने उसके अंदर बिखेर दिए हैं। लेकिन जो मुरब्बा 15 सम का है उसके अंदर जो है
तमाम दाने हम आसानी से नहीं बिखेर सकते, बल्कि इनके बीच का जो दरमियानी फासला है कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं है, और बड़ी मुश्किल से हमने इन 100 दानों को बिखरा हुआ है। यही होता है आबादी के साथ। जैसा हम पढ़ चुके हैं, ज़मीन अगर ज़्यादा है, वसी है, आबादी कम है, तमाम वसाइल दस्तयाब हो सकते हैं, और अगर ज़मीन कम है, आबादी ज़्यादा है, तो यही हाल होगा जो हमको दूसरे मुरब्बे में नज़र आ रहा है, जिसकी लंबाई 15 सम है। तो इसका एक दूसरे से बिल्कुल रिश्ता जोड़ा जा सकता है। इन दानों की तकसीम ज़्यादा दूर तक फैलाने के लिए क्या करना होगा? अब अगर हम दूसरे मुरब्बे की बात करेंगे तो दूसरे मुरब्बे को हमको क्या करना पड़ेगा? फैलाना पड़ेगा, या फिर वहाँ की जो दाने हैं उनको वहाँ से कम करना पड़ेगा। जोग्राफियाई वजाहत। आबादी की तकसीम। जिस तरह चौली के दाने जब दो अलग अलग रकबे वाली जगहों में फैलाए गए तो बड़े रकबे वाली जगह में दानों की ये तकसीम कम घनी नज़र आती है, जबकि रकबे वाली जगह में ये तकसीम घनी नज़र आती है। किसी इलाके की आबादी उस इलाके के किसी तर्ज पर फैली हुई है, ये आबादी की तकसीम से समझ में आता है। इलाके के लिहाज से किसी मुकाम पर पहाड़ तो किसी मुकाम पर हमवार मैदान होते हैं। जोग्राफियाई हालात मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। किसी इलाके में वसाइल की फरावानी होती है तो किसी इलाके में वसाइल महदूद होते हैं। इन हालात का अक्सर आबादी की तकसीम पर असर होता है। वसाइल से भरपूर इलाकों में फितरी तौर पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा होता है, जबकि वसाइल की कमी के वजह से कुछ इलाकों में आबादी का तनासुब कम होता है। ऐसे इलाकों में नामवाक़िब आबो हवा या ज़्यादा नशीब और फराज रखने वाले इलाकों में आबादी कम होती है। देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि आबादी का गुंजानपन कहाँ रहेगा ज़्यादा? जहाँ पर सहूलतें हमको मिलेंगी, मुहैया रहेंगी। जैसा हमने पहले भी पढ़े हैं, तमाम वसाइल जब इंसान को आसानी से मिल जाते हैं वहाँ पर आबादी घनी होती है। और ऐसे इलाके जहाँ पर अभी यहाँ एक वर्ड आया है नशीब और फराज इलाके, यानी जो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर वसाइल पहुँचाना भी बहुत मुश्किल होता है। वसाइल का मतलब हमारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, सामान है, वहाँ पर दस्तयाब नहीं होता आसानी से। ऐसे इलाक़ों में आबादी कम होती है। उसके साथ साथ ऐसे इलाके जहाँ पर जो है रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इन तमाम इलाक़ों में आबादी का गुंजानपन हमको कम नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर वसाइल आसानी से दस्तयाब नहीं होते, और एक फितरी तौर पर एक निज़ाम बना हुआ है कि आबादी कम ज़्यादा होना, उसका गुंजानपन, ये सब वसाइल की वजह से और इस तरह के नामवाफ़िक आब व हवा, जैसा बहुत रेगिस्तान में धूप होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इंसान का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, पानी दस्तयाब नहीं होता। उसी तरह पहाड़ों की चट्टानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़ है, बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर इंसान नहीं रह सकता। तो ऐसे इलाक़ों में आबादी का गुंजानपन कम होता है। आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इसके 4 अलग अलग हिस्से हैं। पहला तबई अवामिल, दूसरा माशी अवामिल, तीसरा सियासी अवामिल और चौथा समाजी अवामिल। सबसे पहले हम देखते हैं तबई अवामिल। तबई अवामिल जिसमें महल वक़ू, इलाक़ा किस जगह वाक़ है, उसकी तबई साख्त कैसी है, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, ये तमाम चीज़ें आएंगी उसके अंदर। तीसरे नंबर पर आता है उसकी आब हवा कैसी है, चौथी उसकी मिट्टी कौन सी है, और पांचवी वहाँ पर कौन कौन सी मादनियात दस्तयाब हैं। दूसरी किस्म है माशी अवामिल में ज़राअत, कारखानदारी, शहरकारी, नक्ल हमल और बाज़ार, इन तमाम का शुमार
کیا جاتا ہے۔ سیاسی عوامل میں جنگ، سیاسی عدم استحکام اور سیاسی پالیسی، اور سماجی عوامل میں نسل، مذہب، زبان اور رسم و روایات، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آبادی کا گنجان پن، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ آبادی کا گنجان پن کسی علاقے کی آبادی اور اس علاقے کے کل رقبے کے تناسب کو آبادی کا گنجان پن کہتے ہیں۔ آبادی کی تقسیم کی وضاحت کرتے وقت آبادی کے گنجان پن کو مخلوط رکھا جاتا ہے۔ آبادی کا گنجان پن درج ذیل ضابطوں کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بچوں، ایک فارمولا دیا ہوا ہے، ایک ضابطہ، اس کو سمجھتے ہیں۔ آبادی کا گنجان پن برابر علاقے کی آبادی بٹا علاقے کا رقبہ۔ اس ضابطے کے تحت ہم آبادی کا گنجان پن کتنا ہے یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جدول دیا ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چلیے اس کو حل کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اسی ضابطے کا استعمال کرتے ہیں۔ اتر پردیش ریاست ہے جس کی آبادی ہے 19,98,12,341 اور وہاں کا رقبہ ہے 2,40,926 مربع کلومیٹر۔ اس کا آبادی کا گنجان پن معلوم کرنا ہے۔ کیا کریں گے؟ علاقے کی آبادی کو تقسیم کریں گے رقبے سے۔ تو ہم نے یہ علاقے کی آبادی کو اوپر لکھا اور اس کو تقسیم کیا ہم نے رقبے سے، ہمارا جواب آیا یہ۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے مہاراشٹر کی آبادی اور مہاراشٹر کا رقبہ دیا ہوا ہے۔ اس کو بھی اسی ضابطے کی مدد سے حل کریں گے۔ ہمارا ضابطہ ہے آبادی کا گنجان پن برابر علاقے کی آبادی بٹا علاقے کا رقبہ۔ تو یہاں کی آبادی ہے 11,23,74,333 اور یہاں کا رقبہ ہے 3,07,713 مربع کلومیٹر۔ جب ہم اس کو اس سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب یہ آئے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ معلوم کرتے ہیں تامل ناڈو کی آبادی کا گنجان پن۔ وہی ضابطہ ہے ہمارا، آبادی کا گنجان پن برابر علاقے کی آبادی بٹا علاقے کا رقبہ۔ تامل ناڈو کی آبادی کو اس کے رقبے سے تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا یہ۔ اسی طرح راجستھان، منی پور اور گوا کے بھی آپ اس ضابطے کی مدد سے گنجان پن معلوم کر سکتے ہیں۔ بچوں ان سوالات کو اپنے سرپرست استاد کی مدد سے حل کیجیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی علاقے کے 1 مربع کلومیٹر رقبے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس کا پتہ آبادی کا گنجان پن سے چلتا ہے۔ آبادی کا گنجان پن ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ کچھ علاقوں کا رقبہ کم ہونے اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً گوا، کچھ علاقوں کا رقبہ زیادہ ہونے اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہاں آبادی کا گنجان پن کم ہے۔ مثلاً راجستھان۔ دیکھیے دو چیز ہم کو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک ہے راجستھان اور دوسرا ہے گوا۔ گوا میں جو ہے آبادی کا گنجان پن ہم کو زیادہ نظر آتا ہے اور راجستھان میں رقبہ زیادہ ہے لیکن آبادی کا گنجان پن کم ہے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 7 آبادی، اس سبق کے پہلے حصے میں شرح پیدائش کیا ہے، شرح اموات کیا ہوتی ہے، اوسط عرص حیات کیا ہے، آبادی کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، آبادی کا گنجان پن کیسا ہوتا ہے اور آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہماری کتاب میں کچھ ایکٹیویٹیز دی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے آج مطالعہ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبق کے دوسرے حصے میں آبادی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں ان تمام کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو پھر بہت جلد ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ایجوکیشن اردو اسٹینڈرڈ 1 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں گے۔